लोकसभा चुनाव के ऐलान से पहले एबीपी न्यूज के लिए सी वोटर ने किया है देश का सबसे बड़ा ओपिनियन पोल। इस सर्वे में 41,762 लोगों से बात की गई। 1 फरवरी से 10 मार्च के बीच सर्वे लोकसभा की सभी 543 सीटों पर किया गया। सर्वे में मार्जिन ऑफ एरर +-3 से +-5% है। 343 सीटों का हमने आकलन किया है। कुल मिलाकर 543 सीटें हैं, यानी कि 200 सीटें बच गई। तो 343 में 230 पर एनडीए का आंकड़ा, दहाई का आंकड़ा पार कर लिया है। इंडिया गठबंधन ने भी 103 पर, अन्य के खाते में 10 सीटें जाती दिख रही हैं। और अब इस वक्त, इस घंटे मैं बात करने वाला हूं बिहार की, चाणक्य की धरती की, और बिहार में खेला की। बिहार इसलिए महत्वपूर्ण हो जाता है कि बिहार से ही एक कवायद चली थी, एक मुहिम की शुरुआत हुई थी 2022 सितंबर में, पहला हफ्ता सितंबर का। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार दिल्ली आए और एक विपक्षी महागठबंधन का आइडिया फ्लोट किया कि सारे साथ आ जाओ, बहुमत का आंकड़ा पार नहीं करने देंगे एनडीए को, बीजेपी को। बाद में यह आंकड़ा 100 तक भी पहुंचा कि 200 पार नहीं करने देंगे। आखिर में कहा गया कि 100 भी पार नहीं करने देंगे। इंडिया के वो रचयिता थे नीतीश कुमार। 28 दलों को साथ लिया, 4-4 बैठकें हुई, लेकिन इंडिया के रचयिता ही एनडीए के साथ हो लिए। खेल क्या अरिथमेटिक और केमिस्ट्री का था, गणित और रसायन शास्त्र। बीजेपी और जेडीयू के लिए क्या यह काम करता है? और वो बीजेपी जो दर्जनों बार, और खास उनके मुख्य रणनीतिकार, उनके चाणक्य अमित शाह ने कहा कि सब दरवाजे बंद हैं नीतीश कुमार के लिए, लेकिन फिर लाल कालीन भी बिछा दिया। 9वीं बार बतौर मुख्यमंत्री वो शपथ लेने में कामयाब भी हुए और अब सरकार भी चला रहे हैं। तो जो एनडीए का कुनबा है उसमें बीजेपी, जेडीयू और अब ताजा एंट्री हो गई है बाकायदा। थे तो वो हनुमान, पहले से ही हनुमान की भूमिका में कई सालों से थे। मैं चिराग पासवान की बात कर रहा हूं। अब उन्हें 5 सीट देने का भी ऑफर दे दिया गया है। संभावित फॉर्मूला सामने आ गया है। 16 सीटें बीजेपी, 17 लड़ी थी पिछली बार। यहां नीतीश का दबाव भी काम आ गया क्या? 16 पर नीतीश लड़ेंगे, 17 पर लड़े थे, 16 जीती थी पिछली दफा। 5 आई चिराग पासवान के खाते में और एक सीट जीतन राम मांझी, उपेंद्र कुशवाहा और मुकेश सहनी को दी जाएगी। उधर इंडिया की बात करें, यहां तो प्रॉब्लम ऑफ प्लेंटी। वहां पर क्या, दरअसल हम साथ हैं, जो वो नारा बुलंद किया था विपक्षी महागठबंधन ने, उसमें से जो लोग छिटके, तो यहां प्रॉब्लम ऑफ प्लेंटी यानी कि सीटें ज्यादा हो गई, उम्मीदवार कम। क्या यह भी हालत है इंडिया की? और वहां का फॉर्मूला जो सामने आ रहा है, 30 पर आरजेडी लड़ेगी, 7 पर कांग्रेस, वो 11 सीटें मांग रही है, और 3 पर वाम खेमा। तो लड़ाई कैसी होने वाली है बिहार में? और बिहार काफी कुछ तय करेगा क्या? कैसी बह रही है बयार? मेहमानों का परिचय कराऊं उससे पहले वोट शेयर पर हम एक निगाह डाल लेते हैं, जो हमारा ये ओपिनियन पोल है 1 फरवरी से 10 मार्च के बीच का। और उसमें तस्वीर क्या उभर कर सामने आती है? एनडीए के खाते में कितनी और इंडिया के खाते में कितनी? 50% वोट एनडीए के खाते में जाते दिख रहे हैं। 2019 में एनडीए के खाते में 54.5% वोट जाती दिखी थी। इंडिया लगभग वहीं झूलता दिख रहा है जो पिछली बार था, यानी कि लगभग 35% वोट अन्य के खाते में जा रही हैं, 15%। संकेत क्या मिल रहे हैं? और यहां पर जातिगत जनगणना का एक कार्ड भी खेला गया। 2 अक्टूबर 2023 को वो सर्वे जारी किया गया, जिसमें यह बताया गया 37% अति पिछड़े हैं और 26% हैं पिछड़े। कुल मिलाकर 63%। और इसमें अनुसूचित जाति लगभग 19.5%, 1.5% अनुसूचित जनजाति जोड़ दो
तो ये मंडल कार्ड की अगर मैं बात करूं 84% लगभग आबादी है। इसे कौन साधेगा, ये भी सोचने वाली बात है और देखने वाली बात। मेरे साथ जेडीयू के मुख्य प्रवक्ता केसी त्यागी, सर्वे करने वाले सी वोटर के सर्वे सर्वा यशवंत देशमुख, वरिष्ठ पत्रकार दिबांग प्रदीप जी हमारे साथ हैं, देश के सबसे बड़े चुनावी विश्लेषकों में से एक संजय कुमार, विनोद शर्मा हिंदुस्तान टाइम्स के पॉलिटिकल एडिटर हैं, जाने माने राजनीतिक विश्लेषक अभय दुबे और युवा चेहरा हैं आरजेडी के प्रोफेसर नवल किशोर। तो यहाँ पर केसी त्यागी, थोड़ा सा वोट प्रतिशत तो कम पड़ा है लेकिन आधे आधे में है, आधे में आप आधे में बाकी सारे, क्या कहते हैं? नहीं, हम ऐसा नहीं मानते। जो पिछले बल्कि आप अपना माइक भी उठा ले तो और अच्छा हो। हाँ चालू। जो पिछले चुनाव के आंकड़े हैं वो कुछ भिन्न तस्वीर करते हैं और हमारा मत प्रतिशत 58 से भी ज़्यादा ऊपर बैठता है। और इस बीच में जो सामाजिक परिवर्तन हुए हैं और जिन नए वर्गों की सत्ता में साझेदारी के संकेत मिले हैं, वो सी वोटर समेत और सभी ओपिनियन पोल वाले जो हमारे मित्र हैं उनका आदर करते हुए मैं कहना चाहता हूं कि इस बार 40 की 40 सीटें एनडीए गठबंधन में। पिछली दफा 39 थी, इस बार कह रहे हैं 40। चूंकि किशनगंज बीजेपी जीत चुकी है एक बार, जब शाहनवाज हुसैन बीजेपी के चुनाव चिन्ह पे लड़े थे, और वहाँ पर कितना जमीन में परिवर्तन हुआ है हम लोग दूर से नहीं देखते हैं। कर्पूरी ठाकुर के समय जब पहली बार मुंगेरी लाल कमीशन आया था, उसके बाद ही समाज के एक बड़े तबके में हलचल है, पिछड़ों के अंदर भी अति पिछड़े। सामाजिक परिवर्तन में ध्रुवीकरण भी मानते हैं आप हो रहा है? नहीं, हमारा जो हम जो पार्टी, आपने शाहनवाज का नाम लिया ना, बीजेपी कोई केरल में उतार दिया एक मुस्लिम उम्मीदवार और कहीं हिंदी पट्टी में उतारेगी? उतारना चाहिए। ये तो भारतीय जनता पार्टी के हमारे मित्रों से पूछें तो बेहतर है। मैं तो अपनी स्थिति बताता हूँ कि 2010 के अंदर जो विधानसभा का चुनाव हुआ था, आलम ये था कि 118 सीट, 242 में ध्यान रखना, जेडीयू 95 सीट बीजेपी और 22 या 23 आरजेडी। और आरजेडी वो पार्टी है जो पहले जेडी थी, और मैं भी, शरद जी भी, रामविलास जी भी, नीतीश जी भी, लालू जी के साथ उस समय 1991 का लोकसभा में बताना चाहता हूँ अपने मित्रों को भी कि यूनाइटेड बिहार की 54 में से 48 सीटें लालू यादव जी के नेतृत्व वाले जनता दल की थी, लेकिन तब दल भी इकट्ठा था और दिल भी इकट्ठे थे। तो सुपड़ा साफ करने वाले हैं। इसमें कांग्रेस ने चूक कर दी, संयोजक नहीं बनाया नीतीश को, वरना आज क्या हम कुछ और चर्चा कर रहे होते? देखिए, अगर थोड़ा मुझे समय दें आप, मैं मानता हूं कि इंडी गठबंधन के नायक नीतीश कुमार जी थे, और जिस दिन वो छोड़ करके आए हैं एनडीए को, 303 का एनडीए था, और मोदी जी का जो प्रभाव और असर है जस का तस था, उसको छोड़ कर आए थे। चौधरी देवीलाल जी की जयंती पर हम सब लोग इकट्ठा हुए थे। उसमें डिप्टी जो चीफ मिनिस्टर हैं हमारे नौजवान साथी तेजस्वी यादव वो भी थे, नीतीश कुमार भी थे, शरद पवार भी थे, उसमें चौटाला साहब थे, फारूक अब्दुल्ला साहब थे, सीताराम येचुरी, ढीरा सब थे। परिस्थिति अलग होती ना अगर ये साथ रहते। नहीं, साथ थे। उस दिन पहली बार नीतीश कुमार ने कहा कि तीसरा मोर्चा जो बनाने का प्रयास कर रहे हैं अरविंद केजरीवाल, ममता बनर्जी या अखिलेश यादव, ये बीजेपी के गठबंधन की ही मदद करेगा, लिहाजा एक गठबंधन बनाओ, और वो है पहला गठबंधन दिल्ली में आकर। तो चलिए अब आप बीजेपी की भी मदद करने लगे। एक और खास मेहमान, उनका परिचय मैं करा दूं, मेलबर्न से सीधा जुड़ गए हैं, कल ही यहाँ से फ्लाइट पकड़ी थी, वरिष्ठ पत्रकार प्रभु चावला भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं मेलबर्न से और बिल्कुल तरोताज़ा लग रहे हैं। लेकिन ये आंकड़े क्या कुछ चिंता की रेखाएं आपकी बढ़ा रही हैं नवल? बिल्कुल नहीं संदीप जी, आपने जो बात कही कि जो उद्घोष अगस्त 2022 में हुआ था नीतीश कुमार के माध्यम से, वो उद्घोष का बल था महागठबंधन।
आरजेडी और उनके साथ में जो साथी चुनाव लड़े थे 2020 में, उन्होंने उनको स्वीकार किया था और उसी बल पे वो उद्घोष किए कि जो 2014 में आए थे वो 24 में आएंगे कि नहीं इसका कोई ठिकाना नहीं है, और उसी आधार पे गठबंधन बनी थी। नीतीश कुमार जी तो चले गए लेकिन उद्घोष अभी भी है, और जो उनका भतीजा है उनका सम्मान करते हुए जो उद्घोष उन्होंने किया था उसको तेजस्वी जी के नेतृत्व में पूरा किया जाएगा, और उसी आधार पे हम बिहार में काम कर रहे हैं। आपका वोट बैंक माई तक सीमित था, मुस्लिम यादव बाबा बाप भी ले आए, बहुजन, अगड़ा, आधी आबादी, पुअर, थोड़ा देरी से लेकर आए। ये विस्तार जो करने की सोची है थोड़ा सा देर कर दी। नहीं, बिल्कुल देर नहीं की, क्योंकि वो बात तो पहले भी थी, ये कहने की बात अलग है, लेकिन जो आप कह रहे हैं कि सबका साथ लेकर चलते हैं, अगर ऐसा नहीं होता तो नीतीश कुमार जी जो दो बार प्रस्ताव लाए जातीय गणना के लिए, भाजपा के साथ क्यों नहीं करा पाए? जब हम आए तब वो संभव क्यों हुआ? नंबर 1। नंबर 2, आबादी के हिसाब से हिस्सेदारी जो हमने तय किया वो पहले भी कर सकते थे। इसका मतलब भाजपा के साथ जो भाजपा कहती है वो करती नहीं है, उसमें वो शामिल थे। हम आए, 1 सप्ताह के अंदर में नौकरी पर उनको राजी किया और 17 महीने में 5 लाख बेरोजगारी ने आपको सबसे बड़ी पार्टी बनाया 2022 के चुनाव में। क्या वही मुद्दा फिर से आप उठाने वाले हैं? वही सबसे बड़ा मुद्दा होगा लोकसभा चुनाव में भी? नहीं, देखिए, मुद्दा तो वही है, पूरे देश में वही है। ये सवाल पूछने का साल है 10 साल के बाद कि जो आपने 2 करोड़ नौकरी प्रति वर्ष कहे थे, 20 करोड़ का हिसाब है क्या? जो आप झूठ बोले राष्ट्रीय स्तर पे या राज्य के स्तर पे, आपने बोला कि 19 लाख रोजगार देंगे। बिहार में 2020 के बाद जो 20 महीना आप सत्ता में रहे, क्या 20 नौकरी दे पाए? ये सवाल पूछने का समय है। और अगर आप कहते हैं कि हम विश्व का इतना बड़ा इकोनॉमी बन गए हैं तो फिर 81 करोड़ लोगों को 5 किलो राशन तो ये तो देने की मुद्दा मजबूरी क्या होगा, है? लेकिन आंकड़ों की जो बात है, और यशवंत ये आंकड़े आपने दिए हैं, आंकड़े लगभग 2019 के रिपीट दिखाई दे रहे हैं। थोड़ा सा 2-3% बीजेपी का वोट बैंक कम है, इंडिया गठबंधन वहीं का वहीं, और इसमें चिराग पासवान का बहाना और 5 सीटें दे देना क्या वोट शेयर में कुछ असर भी डालेगा? देखिए संदीप, बिहार एक ऐसा राज्य है जिसको बाकी भारत के ठीक उलट मैं ज़्यादा अरिथमेटिक पे वहाँ पे जोर केमिस्ट्री की बात नहीं, केमिस्ट्री, क्योंकि हमने देखा है पिछले 10 साल में 5 बार केमिस्ट्री को ताक पे रख करके अरिथमेटिक हावी हुई है। तो इसलिए इस जगह पे आके केमिस्ट्री में मतलब केमिस्ट्री का पर्चा आता ही नहीं है। अच्छा, अरिथमेटिक के ऊपर ही पीएचडी हो जाती है। हाँ। तो ये इस मामले में बिहार बहुत ही अलग है। हाँ। पर नीतीश कमजोर भी हो रहे हैं। हालांकि हाँ, मैं ये लगातार आपके ट्रैकर्स में बिल्कुल, नीतीश कुमार का वो करिश्मा वो लगातार घटता जा रहा है। नीतीश कुमार ताकत देंगे या लायबिलिटी भी है? देखिए, नीतीश कुमार जी की ओवरऑल जो ट्रैकर में एक उनके लिए अब उदासीनता सी जो त्यागी यहाँ मेरे बगल में बैठे हैं, बहुत अच्छे मित्र हैं, मुझे शर्माइएगा नहीं? नहीं, कतई नहीं। हाँ। मैं बिल्कुल नहीं शर्माता हूँ और हमारी बहुत अच्छी और खुली बातचीत होती है। देखिए, एक नहीं, मैंने कहा कहीं संकोच कर जाए। नाराजगी से ज्यादा एक ऊब का फैक्टर भी होता है कई बार, जब लंबे समय तक कोई भी व्यक्ति या कोई पार्टी सत्ता में रहती है। तेजस्वी यादव का ग्राफ बढ़ा है बिहार में और नॉन स्टॉप बढ़ रहा है। हालांकि जो नंबर अभी अरिथमेटिक में दिख रहे हैं वो लोकसभा चुनाव के मद्देनजर, मैं त्यागी जी की बात से सहमत हूं कि मामला 50% और उससे ऊपर है। अभी दिबांग मुझसे पूछ रहे थे कि ये 15% अदर्स क्या है। इन 15% अदर्स में वो लोग भी शामिल हैं जो कह रहे हैं हम नहीं बताएंगे आपको, हम वोट तो देंगे लेकिन हम आपको नहीं बताते, या हम देंगे किसी को, हम अभी वोट देंगे पक्का लेकिन हम, तो ये भी हिस्सा उसमें कई सारे लोगों का शामिल होता है। ये 15% चुनाव आते आते कम होगा, क्योंकि बिहार मूलतः अब बाइपोलर है, 2 फ्रंट में बटा हुआ है। ये 15% बचेगा नहीं। सीटों का आकलन भी आपके सामने पेश कर देते हैं, क्योंकि सीटों का इंतजार होगा ना भाई। वोट प्रतिशत बताते रहिए, किसके पल्ले किसके हाथ कितनी सीट आती हैं, अब वो आकलन भी आपके सामने मैं पेश करने वाला हूं। 2019 में 40 में से 39 सीटें एनडीए के पास गई थी, 17 की 17 बीजेपी जीत गई थी, 17 में से 16 जेडीयू और 6 जीत गई थी एलजेपी। और इस बार एनडीए 32 सीटें लेने में कामयाब होगा, यानी कि 7 सीटों का नुकसान हो सकता है। इंडिया के खाते में 1 सीट जाती दिख रही है। अब यहां पर यह भी देखना होगा कि कांग्रेस के खाते में कितनी जा रही है, आरजेडी के खाते में कितनी, और एनडीए में बीजेपी के खाते में कितनी, जेडीयू के खाते में कितनी। कांग्रेस के खाते में केवल 1,
7 आरजेडी की, जो बहुत स्पष्ट है। आरजेडी जमा वाम खेमा। आरजेडी जमा वाम खेमा उनके कांग्रेस के खाते की केवल एक है, किशन, उसके अलावा दूसरी नहीं है। ठीक है। नंबर दूसरी चीज कि जो चीज हमको आंकड़ों में दिख रही है, महाराष्ट्र में और बिहार में दोनों में इसकी काट जो एनडीए के अंदर वो कैसे निकालेंगे मुझे नहीं पता। मेरी दिलचस्पी इसमें भी है जी। कि बीजेपी को कितनी सीट मिलेंगी। एग्जैक्टली बीजेपी को मैं ये तब बताऊंगा जब बीजेपी बताएगी कि मैं कितनी सीट पे लड़ेंगे हम। 16 कारण सीट ये का है, आंकड़ा अगर 16 है तो बीजेपी 16 की 16 निकालेगी। देखिए हाँ। बहुत सीधी सी बात आपको बताएं, महाराष्ट्र और बिहार में एक ही गुत्थी अटकी है, बीजेपी के टिकट पे जो लड़ेगा उसको ज्यादा सफलता मिलेगी, अलायंस पार्टनर्स के टिकट पे शायद उतनी सफलता नहीं। जेडीयू वो कामयाबी हासिल ना कर पाए संजय जो 2019 में की थी। क्या इस बात की कुछ गवाही या संकेत दे रहे हैं ये आंकड़े? दो चीजें संकेत दे रहे हैं। अगर आप 2019 में इसी गठबंधन का वोट जोड़ें, जो त्यागी जी कह रहे थे, तो तकरीबन 57-58% था। अभी के सर्वे का आकलन है कि उनका वोट 50% है, 8-7-8% नीचे जाता हुआ दिख रहा है। मुझे लगता है इसमें जेडीयू की गिरावट का पुट है, जेडीयू नीचे जा रही है, जिस बात का जिक्र कई सर्वेस कर रहे हैं और हकीकत भी है। अगर आप जमीनी हकीकत और को अगर हम देखें, इंडिविजुअली भी देखें 24% के करीब बीजेपी को मिली थी, 22 जेडीयू को। हाँ। तो 20 से भी नीचे जाती दिखेगी जेडीयू। हाँ बिल्कुल, लेकिन 2019 के लोकसभा के बाद एक और विधानसभा के भी वहां चुनाव हुए हैं, उसको भी देखना चाहिए। उसमें भी जेडीयू नीचे चली गई थी जब वो बीजेपी के साथ गठबंधन करके चुनाव लड़ रही थी। तो सारे संकेत इसकी ओर इशारा करते हैं, बीजेपी अपनी स्थिति बनाई हुई है, लेकिन जेडीयू की में गिरावट दिखाई पड़ती है। जेडीयू में गिरावट दिखाई पड़ रही है, लेकिन बड़ा नुकसान नहीं। क्या अब ये कहना ठीक होगा यहाँ पर विनोद कि दरअसल नीतीश कुमार को लेकर आना तो बिहार में अपनी जमीन थोड़ा सा दरकी है पर संभाल ली है, अगर नीतीश ना होते तो कहानी क्या कुछ और होती? यही करती है बीजेपी की, तो स्ट्रेटेजी यही है। मैंने शुरू से मानता हूं कि भारतीय जनता पार्टी ने जो अभी गठबंधन किए हैं, मैं उनको एक बार आपके शो में एम्बुलेंस चेजर्स भी बोला था मैंने, हाँ। कि जो इनके सरगना हैं इन पार्टीज के, वो अपनी लास्ट इनिंग्स में है। ये जेडीयू नीतीश जी लास्ट इनिंग्स में, बीजेडी पटनायक लास्ट इनिंग्स में, बीजू जनता दल वाले, और एक पार्टी और कौन सी है जिसमें है टीडीपी, नहीं नॉट टीडीपी, देयर इज वन मोर पार्टी, ये जेडीयू जनता दल एस, वो भी देवेगौड़ा, हाँ। उनकी लीडरशिप लुप्त हो रही है। तो जिन जिन पार्टीज की लीडरशिप लुप्त हो रही है वहां पर भारतीय जनता पार्टी अवतरित हो रही है। वो उनकी जमीन समेटना चाहते हैं जब उनके दिवंगत होने के बाद, हाँ। राजनीतिक तौर पे या फिजिकली। तो मेरा ये मानना तो है, सिर्फ एम्बुलेंस चेजर्स क्या, फिर तो क्रेडल स्नैचर्स भी कहेंगे आप बीजेपी को कि भाई जयंत चौधरी को लेकर आ गए। नहीं नहीं नहीं, तो वो क्रेडल स्नैचर नहीं, वो देखो ये बाल्कनाइजर्स भी हैं, ये पार्टीज को तोड़ रहे हैं। बाल्कनाइजर्स हैं, जैसे इन्होंने शिवसेना को तोड़ा, हाँ। तोड़ दिया वहां पर। तो उसी इन्होंने तरह- सारे घोड़े खोल रखे हैं, विपक्ष को किसने मना किया ऐसा घोड़े है कि खोलने से? विपक्ष जो है, इसीलिए आज के दिन नीतीश जी की जो इम्पोर्टेंस थी भारतीय जनता पार्टी के लिए वो अहम थी, क्योंकि उनको ले गए वो, हाँ। तो धुरी चली गई। हाँ, ताश के पत्तों की तरह है, तो दहा दिया। वो सुपर स्ट्रक्चर और कांग्रेस में पार्टी टेंट मार दिया। कांग्रेस पार्टी ने जो भूमिका निभानी चाहिए थी वो बदकिस्मती से नहीं निभाई। उनको शर्म आनी चाहिए अपने कॉन्डक्ट पे कि अगर एक आदमी, आपका एक अहम व्यक्ति चला गया वो छोड़कर, तो कमान संभालनी चाहिए थी ना। हाँ। कुछ करना चाहिए और था। संयोजक ही बना देते तो उसमें क्या दिक्कत? देखिए संयोग, ये बात इतनी सिंपल नहीं है। त्यागी जी पूरी बात नहीं बताते हैं तुमको। हाँ। नहीं, देखिए, पूरी बात वो मुझे नहीं मालूम है, वो वो- मल्लिकार्जुन खड़गे का ये- नाम आ गया, ममता बनर्जी नहीं, बैठक नहीं, में नहीं, थी नहीं, नहीं ये जी, इतना उनको simple- आपत्ति है। लेकिन नीतीश जी का रुकना इतना सिंपल नहीं था भाई। हाँ। नीतीश जी ने अपने लिंक्स बना के रखे हुए थे बीजेपी के साथ, हाँ। और मैं नाम नहीं लेना चाहता क्योंकि कुछ लोग कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशंस पे हैं, हाँ। लेकिन वो अपने लिंक उन्होंने बना के रखे हुए थे और वो रिवाइव किए गए क्योंकि नीतीश जी को समझ में आ गया कि ये यहाँ पर मुझे फायदा नहीं हो रहा है। तो मतलब डूबता alliance जहाज में। दिखने लगा था। प्रभु, जो बिहार का आंकड़ा है आपकी निगाह में वो क्या कहानी बयां करता दिखाई दे रहा है, खास अगर हम गठबंधनों की ताकत का आकलन करें तो? 32 एनडीए, 7 का नुकसान है, इसमें भी दो राय नहीं, और 8 सीटें जाती दिख रही हैं इंडिया गठबंधन को।
संदीप, पहले मैंने अभी सुन रहा था जसवंत देशमुख को, उन्होंने बताया नहीं कौन सी पार्टी कितनी सीटें जीतेगी। उन्होंने कहा कि सीटों का फैसला नहीं हो तो मैं कैसे बता दूंगा। क्योंकि इसमें 32 में से बीजेपी की कितनी है? 16 की 16 है जो लड़ रहे हैं। पहले से कम, इससे पहले से कम होगी इसका एक सीट में। मैं जवाब दूंगा पूरा लंबा, पहले एक बार क्लैरिफिकेशन हो जाए, थोड़ा अच्छा रहेगा। एक सेकंड, किस पार्टी की कितनी है इसमें? जेडीयू नहीं, वो तो उन्होंने बताया अभी, क्योंकि सीटों का बंटवारा नहीं हो पाया है तो वो आकलन वो नहीं कर पाएंगे। अच्छा, वो तो आंध्र प्रदेश में कैसे कर लिया उन्होंने? नहीं, आंध्र प्रदेश का मैं बता देता हूं, तो कल ही हुआ था। प्रभु जी मैं बता देता हूं। आंध्र आंध्र प्रदेश प्रदेश में एनडीए हमारे का सर्वे बना में टीडीपी की 20 सीटें आ रही थी। ये एनडीए बना परसों है। नहीं नहीं, बता देता हूं, बहुत आसान है प्रभु जी, ये तो बहुत आसान है समझना। हमारे सर्वे में आंध्र प्रदेश में जो ट्रैकर चल रहा है उसमें टीडीपी की 20 सीटें आ रही थी। अब टीडीपी एनडीए के खाते में आ गया तो वो 20 की 20 सीटें उठ के एनडीए के खाते में आ गई। बीजेपी का आंध्र प्रदेश में तो कुछ भी नहीं है, 2% वोट है हार्डली। बीजेपी 4 सीटें आपने दी है ना उसमें। वो इसलिए क्योंकि आंध्र प्रदेश में बीजेपी के खाते में उन्होंने 4 सीटें छोड़ी हैं। चलिए अभी बिहार पर आते हैं। बिहार पर अगर बिहार का पता होता तो हम कर देते। एक मिनट यशवंत, बिहार के आंकड़े क्या कह रहे हैं आपकी निगाह में? मेरे आंकड़े बड़ी क्लियर हैं, क्योंकि जब तक मैं एक बात देखना चाहता हूँ, जितना भी हम सर्वे कर रहे हैं, नीतीश कुमार को हमने 9 बार मुख्यमंत्री बना दिया, मैं बहुत पुराना उनको जानता हूँ, मेरे मित्र भी यहाँ बैठे हैं। पर ये साख जो है ना, जब एक एनडी की तरफ आ जाए तो अपनी साख भी लेके आ जाता कि इतनी अच्छी साख है, मैं उस पर विश्वास नहीं करता। नीतीश कुमार लाइबिलिटी पॉलिटिक्स में भी है, बिहार के लिए लाइबिलिटी है, देश की लाइबिलिटी है, एनडीए की भी लाइबिलिटी है। तो 30 सीटें मेरे को लगता नहीं वो बैठेंगे वहां पर जाकर के। जैसे आंध्र प्रदेश के अंदर चंद्रबाबू नायडू को 30 सीटें मिलेगी या नहीं मिलेगी, क्योंकि मैं अखबार चलाता हूँ, मेरा बड़ा परिवर्तन है वहाँ दोनों जगह। मेरे को लगता है कहीं ना कहीं। दूसरा ये कि हम सर्वे कर रहे हैं बिना एमपी के डिक्लेरेशन के। सारे देश के अंदर लगभग अभी किसी पार्टी ने पूरे कैंडिडेट डिक्लेयर नहीं किए, क्योंकि हमारी कंपल्शन है, हम कर नहीं सकते, चुनाव एक बार अनाउंस हो जाए। तो मैं ये सोचना चाहता हूँ, ये जो सर्वे हुआ है ये पॉलिटिकल पार्टी पूछा गया उनसे या एमपी के बारे में पूछा गया था? कि जो बिहार में जो हो रहा है, नहीं, ये लोगों की नब्ज टटोली जा रही है प्रभु। आप इतने सालों से वो करवा रहे हैं, एक माहौल जो होता है। एक मिनट अंधी, पूरी नहीं, थोड़ा हम विषयांतर नहीं हो रहे हैं क्या प्रभु? मैं ये कह रहा हूँ कि सर्वे जब करते हैं, क्योंकि हमारे को तय करना पड़ेगा कि पार्टी के लिए हमने सर्वे किया है, क्योंकि कैंडिडेट्स को हमने बेमाने, क्योंकि कैंडिडेट है ही नहीं फील्ड के अंदर। हाँ, अगर कैंडिडेट नहीं है, हाँ, तो पार्टी के लिहाज से वही हम दिखा रहे हैं कि किस पार्टी को कितना वोट प्रतिशत मिल रहा है और उस बिना पर कितनी सीटें मिल रही हैं। तो एमपी हम मान के नीचे, मेरा सर्वे यही कि मेरा जो कहता आंकड़े जो हैं, बिहार के अंदर जो दिखाई दे रहा है 50% वोट है, 8% वोट कम हुए हैं। तो कैसे जुड़ा, कैसे पड़ा, मेरे को लगता है आंकड़ों में काफी बड़ा परिवर्तन दिखाई देगा। क्योंकि बड़ा परिवर्तन आप कह रहे हैं, बड़ा परिवर्तन दिखाई देगा और नीतीश लायबिलिटी होंगे, ऐसा कह रहे हैं प्रभु प्रदीप जी? नहीं, मुझे नहीं लगता कि नीतीश कुमार लायबिलिटी होंगे। नीतीश कुमार जितना पिछले 2019 के चुनाव में फायदेमंद थे, उससे कम फायदेमंद होंगे। लेकिन अगर वो इंडिया अलायंस में रहते तो ज़्यादा नुकसान करते एनडीए का। वो नुकसान की भरपाई उनके आने से हो गई है। कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस जो कहते हैं कि कीमत कहाँ वहाँ ज़्यादा चुकानी पड़ती है, यहाँ चुकानी पड़ रही है। ये नीतीश कुमार का चुनाव नहीं है, ये नरेंद्र मोदी का चुनाव है, ये लोकसभा का चुनाव है। नीतीश कुमार लायबिलिटी एसेट बनेंगे जब विधानसभा का चुनाव होगा, तब उसका आकलन होगा कि वो उनके साथ रहने से कितना फ़ायदा है, कितना नुकसान। लेकिन अभी तक का जो ट्रैक रिकॉर्ड है वो ये कहता है कि बीजेपी और जेडीयू जब मिलते हैं तो उसकी केमिस्ट्री सबसे अच्छी बनती है। बिहार के इतिहास में 243 में से 206 सीटें 2010 में जो है जीती थी एनडीए और जेडीयू की टीम। हाँ। तो उससे ज्यादा सीट जो है आपने केमिस्ट्री शब्द जिसको अभी नकार रहे थे उसका इस्तेमाल किया। देखिए इस केमिस्ट्री में नहीं रहते, ये कह रहे थे अरिथमेटिक ज्यादा चलती है। अरिथमेटिक ज्यादा चलती है, नहीं केमिस्ट्री भी चलती है, पर केमिस्ट्री की बात चलती है। केमिस्ट्री की बात आ गई प्रदीप जी, तो केमिस्ट्री तो अच्छी चली थी 2019 में। जेडीयू, बीजेपी, एलजेपी 40 में से 39, बीजेपी और एलजेपी का 100% रिकॉर्ड। पर उसके बाद तो वो हनुमान बन गए, किले में आग भी लगाई नीतीश को 2 फूटी आंख सुहाते नहीं है चिराग। इस बार वो केमिस्ट्री में केमिकल लोचा तो नहीं होगा थोड़ा? नहीं, मुझे नहीं लगता। क्योंकि अगर नीतीश कुमार की ताकत वही होती जो 2019 में थी तो केमिकल लोचा जरूर होता।
फिर ये अलायंस 5 सीटों का एलजेपी से इतनी आसानी से नहीं हो पाता, या तो होता नहीं या फिर इतनी आसानी से नहीं हो पाता। तो नीतीश कुमार की घटी हुई ताकत वो एनडीए के लिए फायदेमंद साबित हो रही है, कम से कम इस चुनाव में। इस चुनाव में फायदेमंद साबित हो रही। पटना लिए चलते हैं, मेरे सहयोगी शशांक भी अब मेरे साथ जुड़ गए हैं, उनके साथ पटना वासी, बिहार के आम लोग भी खड़े हुए हैं। शशांक, 32 सीटें एनडीए को, 8 इंडिया को। नीतीश का जाना एनडीए के लिए फायदेमंद, लेकिन वो कहीं ना कहीं वो कमाल नहीं दिखा पाएंगे जो 2019 में दिखाया था। लोग क्या कह रहे हैं इस बारे में? बिल्कुल, एनडीए की तरफ से तो दावा किया जा रहा है कि सभी 40 सीट जीतेंगे। बीजेपी कह रही है कि नीतीश हमारे साथ आ गए हैं, फायदा होगा। लेकिन 32 सीट जो सर्वे हुआ है उसमें यह दिख रहा है कि बिहार में एनडीए के खाते में 32 सीटें जा सकती हैं और 8 सीटों पर महागठबंधन की जीत हो सकती है। क्या एक्चुअल रिजल्ट भी ऐसा नहीं है? क्या लगता है? ना, इस बार रोजगार हावी है पूरे इंडिया अलायंस पे, और इस बार इंडिया अलायंस का पर्दा भारी है बिहार के अंदर। तेजस्वी ने जो रोजगार देने का काम किया उससे लोकसभा चुनाव में बिहार में इंडिया को फायदा होगा, इंडिया गठबंधन। हाँ, बहुत फायदा। तेजस्वी वर्सेस बीजेपी का यहाँ चुनाव है। बिहार में नीतीश कोई मुद्दा नहीं है, नीतीश कोई फैक्टर नहीं है ना, थके हुए चीफ मिनिस्टर है नीतीश। थके हुए चीफ मिनिस्टर है। अच्छा, ये बताइए, 32 सीटें एनडीए के खाते में जाती दिख रही हैं सर्वे के अनुसार। निश्चित रूप से मैं ये कह सकता हूँ कि माननीय प्रधानमंत्री जी का जो विजन है 400 सीट पर, वो सबके साथ सबका विकास को लेकर के वो निश्चित रूप से वो अपना टारगेट को पूरा करेंगे। और बिहार में मैं समझता हूँ कि 40 में 38 सीट तो निश्चित ही निकालेंगे वो। क्या लग रहा है, 40 का 40 जीतेंगे ऐसा तो कहा जा रहा है एनडीए की तरफ से, लेकिन सर्वे में तो 32 आंकड़ा दिखाया जा रहा है। नहीं, 38 सीट बिहार में एनडीए को आ रहा है। 38 सीट आ रहा है। अच्छा। और मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि बिहार में एनडीए के 38 सीट आएगा। 38 सीट आएगा। क्या लग रहा है बिहार में, क्या स्थिति लग रही है? देखिए, अभी तो डबल सरकार की सरकार है, डबल इंजन की सरकार है, और दोनों सरकार समझिए तो देश के लिए, बिहार के लिए, ग्राम के लिए समझिए कि समूची योजना चला रही है, जिससे जनता उनसे खुश है। इसलिए लगता है कि अब फिर 400 पार, फिर से मोदी सरकार। अच्छा, हमारे साथ कुछ युवा भी हैं बीजेपी के जो समर्थक है शशांक, वो ये कहते हुए अब की बार 400 पार, तो यहाँ पर थोड़ा ये आंकड़ा देखना भी दिलचस्प हो जाता है। 383 सीटों का आकलन हमने कर लिया है। 262 पर एनडीए आगे, 111 पर इंडिया, 10 पर अन्य, और 383 और 543 के बीच अंतर होता है 160 सीटों का। तो 160 में 138 जीतनी पड़ेंगी 400 पार के लिए, पर वो कहानी दूसरी है। एक और दिलचस्प बात जो कही एक हमारे दर्शक ने पटना में, कि इस बार बिहार में लड़ाई दरअसल बीजेपी यानी कि प्रधानमंत्री मोदी और तेजस्वी की है, नीतीश कहीं है ही नहीं। आप इसे कैसे देखते हैं? जी हाँ, बिल्कुल, अगर आप इस नज़रिए से देखें तो साफ दिखाई देता है जिस तरह से तेजस्वी यादव लड़ रहे हैं। अगर आप विस्तार जानना चाहें तो जेडीयू की करीब 7-8 सीटें आ रही हैं इसमें, और जेडीयू पिछली बार कहाँ थी, आधे पे रह रही है, और जो पार्टी 0 पर थी वो जेडीयू के बराबर आ रही है। तो वो तेजस्वी की वजह से है। जिस तरीके से वो भाषण देते हैं, जिस तरीके से वो बात करते हैं, जिस तरीके से वो दौरे कर रहे हैं, लगातार सड़कों पर उतरते हैं, जो जन विश्वास यात्रा में जो भीड़ दिखाई दिया, पर भीड़ पैमाना नहीं होता। भीड़ पैमाना नहीं होता, पर भीड़ ये दिखाता है कि आप कितने जुड़े हुए लोगों से। अगर आप जुड़े हुए नहीं होंगे तो लोग नहीं आएंगे। दूसरे, जिस तरीके से MY जो समीकरण है उसको विस्तार में वो लगे हुए हैं। एक तरीके से आप देखें तो इस चुनाव में 2 युवा नेता बहुत खास दिखाई दे रहे हैं। तेजस्वी यहाँ दिखाई दे रहे हैं, रेवंत रेड्डी वहाँ दिखाई दे रहे हैं तेलंगाना में। एक तरीके से युवा नेता जो अपनी जगह बना रहे हैं अपनी मेहनत से, और उतने ही व्यवहार कुशल हैं। जो बात आरजेडी के नेताओं के बारे में कम कही जाती थी, बेरोजगारी के मुद्दे की जो गूंज हमें 2020 के चुनाव में दिखाई दी थी, क्या वो अब फिर दिखाई देगी? बिल्कुल दिखाई देगी। और आप सिर्फ MY की बात नहीं कर रहे हैं, आप बात कर रहे हैं बेरोजगारी की। यानी आप उस मुद्दे की बात कर रहे हैं जो जनता से जुड़ी हुई है। वो मुद्दा है जिसमें आपने काम करके दिखाया है, आप उसको क्लेम कर रहे हैं। और दूसरी बात, एक जो आरजेडी की पूरी छवि बनी हुई थी कि वो पार्टी है, जब भी इनके लोग पटना में आते हैं हुड़दंग मच जाता है, हाँ, वो हुड़दंग पर उतर आते हैं। हर बार मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री बने हटे,
कभी इस तरह का कुछ नहीं हुआ। वो ये दिखा रहा है कि आरजेडी में एक बदलाव आ रहा इमेज है मेकओवर, और वो लेकिन तेजस्वी की वजह से आ रहा है। और वो अभी कुछ रिजल्ट्स रिवॉर्ड्स देगा या नहीं। यहाँ पर बिहार की बात हो रही है और हम जब जातिगत समीकरणों की बात करते हैं तो जातिगत जनगणना को कैसे भूल जाएं। जो 37% अति पिछड़े, 26% पिछड़े, 63% आरक्षण बढ़ा दिया। जातीय समीकरण कमंडल मंडल को साध रही है बीजेपी और मंडल पर बड़ा दांव इंडिया खेलना चाह रहे हैं। खास तेजस्वी की अगर मैं बात करूं तो इसमें कुछ खेल पलटेगा। देखिए, अगर तेजस्वी यादव की आप रणनीति को देखें तो वो लगातार कोशिश कर रहे हैं, अपने साथी कह भी रहे हैं इस बात को कि उनका जो मुस्लिम यादव समीकरण था उसको बढ़ाएं। 2020 के चुनाव में भी सबसे बड़े दल वो यूं ही नहीं बन गए थे, कुछ ना कुछ तो बड़ा ही होगा। तब से अब तक लगातार इस कोशिश में लगे हुए हैं। वो माई और बाप कह रहे हैं, खैर मैं उसको नहीं दोहराना चाहता। मेरा कहना है कि बिहार में जो महागठबंधन है वो देश में जो गैर भाजपा विपक्षी एकता है उसका आधार स्तंभ था। और आज भी इस आंकड़े को देख के लगता है कि वो उस आधार स्तंभ में नीतीश के चले जाने के बावजूद, मांझी के चले जाने के बावजूद, उपेंद्र कुशवाहा के निकल जाने के बावजूद कोई ज्यादा क्षय नहीं हुआ है। वो अभी भी टक्कर दे रहे हैं लगातार। और अगर ढंग से चुनाव लड़े और जिस तरह से उसका सितारा उदीयमान नेता तो एक ही है बिहार में, बाकी तो कोई उदीयमान नहीं है। बाकी या तो उदय हो चुका है या अस्त हो रहा है। तो वो इसको और लड़ाई को और भी ज्यादा संगीन और बेहतर बना सकते हैं। बहुत संगीन और बेहतर। हाँ प्लीज। जो उसने जवाब दिया था नो कॉन्फिडेंस मोशन पे, तेजस्वी का जो भाषण था वही महागठबंधन का नैरेटिव था। इतना खूबसूरत भाषण, इतनी मीठी छुरी राजनीति में चलती हुई मैंने बहुत अरसे के बाद देखी। और उसने पूरी इज्जत दी नीतीश जी को। नीतीश जी को कोई गाली गलौच नहीं किया। जो वो बता रहे हैं ना लोग, व्यक्तित्व परिवर्तन हो रहा है आरजेडी का, वो जो व्यक्तित्व परिवर्तन जो हो रहा है उसका नमूना था वो भाषण। और नीतीश जी के पास जवाब नहीं था। नीतीश जी के चेहरे पे जो भाव थे, मैं नीतीश जी की बहुत इज्जत करता हूँ अभी भी, बावजूद इसके कि उन्होंने पूरी कोशिश की कि हम उनकी इज्जत ना करें, लेकिन मैं उनकी आज भी इज्जत करता हूँ। उन्होंने जो किया है, उन्होंने अपना, माजरत चाहता हूँ नीतीश जी अगर आप सुन रहे हैं तो, बुढ़ापा खराब किया है। ये शोभा नहीं देता उनकी इनिंग्स वाले लीडर को। पर यही आज की राजनीति भी हो गई है क्या? ये भी तो एक अपने आप में सवाल है। और जातिगत जनगणना, इसका श्रेय किसे मिलेगा? क्या ये भी इन नतीजों को तय करने वाला है? हम तो ओपिनियन पोल दे रहे हैं कि आपने किया था या तेजस्वी ने उसको जमीन पर उतारा। ये लड़ाई भी चल रही है ना। देखिए, आज वीपी सिंह जी जिंदा नहीं है। एक शब्द उन्होंने निकाला था, बूथ केमिस्ट्री। आप भी केमिस्ट्री और अर्थमेटिक की बात कर रहे हैं, तो बूथ केमिस्ट्री के जरिए 400 की जो कांग्रेस थी उसको 40 पे ले आए वो। और यही बूथ केमिस्ट्री पटना में, बिहार में चल रही है। और मैं अपने सारे पैनलिस्ट मित्रों को निराश करूंगा, जिन लोगों के पास ना तन है, ना मन है, ना धन है, वो प्लस बीजेपी मिलकर के बूथ केमिस्ट्री का ऐसा नमूना पेश करेंगे। और मैं अभी मैं अपने मित्र विनोद जी से कहना चाहता हूँ, उम्र तो आपकी भी वही है जो नीतीश कुमार जी की है, लेकिन मैं आपके लिए खराब शब्द नहीं इस्तेमाल करना चाहता। वही लालू जी की भी है, वही प्रकाश सिंह बादल की थी, वही चौटाला जी के थे। एज तो हर एक में उसको झेलना है, इसलिए अपमानजनक शब्द वो एक दूसरे के लिए ना की जाए तो अच्छा। लालू जी की कौन सी अच्छी सेहत है? लेकिन हमारे नहीं, सेहत की बात नहीं, वो नैतिकता की बात उठा। नैतिकता की बात यह है कि कांग्रेस पार्टी के रहते हुए इस बार नहीं, आगे भी कभी कोई विकल्प नहीं बनेगा। इस देश की सबसे बड़ी बीमारी कांग्रेस पार्टी और आज की तारीख में जो उसके मैनेजर हैं वो हैं। जिस तरह से इन्होंने इस गठबंधन को तोड़ा है, उसके लिए नीतीश कुमार जी नहीं, शर्मा जी, उसके लिए दोनों तीनों जो उनके वो हैं एजेंट प्रोवोकेटियर, उन लोगों ने इस गठबंधन को तोड़वाया है। सोनिया जी भी चाहती थी, मैं आज आपसे अंदर की बात बोलना चाहता हूँ, लेकिन खड़गे जी का नाम रख दिया। कौन रख रही हैं? ममता जी। ममता जी आज कहाँ हैं? ऐसा गठबंधन हिंदुस्तान में छोड़ो, विश्व में नहीं बना होगा। पर कांग्रेस ने देश का सत्यानाश आप कह रहे हैं कर दिया। बीजेपी के लिए भी आप यही शब्द इस्तेमाल करते थे, आज उनके कसीदे पढ़ रहे हैं। वैचारिक मतभेद आज भी हैं, जो वो 370 की बात करते हैं या 80-20 की राजनीति करते हैं। ध्रुवीकरण, क्या आप उससे मुतमईन हैं? देखिए, ऐसा है कि हम समाजवादी आंदोलन से निकले हुए हैं।
लालू जी से हमारे कई तरह के मतभेद हैं, लेकिन वैचारिक तौर पर हमारी प्रतिबद्धताओं में फर्क नहीं है। ये सही है, आर्टिकल 370 पर हमने वॉकआउट किया था। अब सीए का नोटिफिकेशन जारी कर दिया, सीए के बारे में हमारे कहना है कि किसी की भी सदस्यता पर किसी तरह की आंच नहीं आनी चाहिए, उसके लिए हम प्रतिबद्ध हैं। लड़ाई इस बात की है कि पिछड़े अति पिछड़ों का दरअसल मसीहा कौन है, लड़ाई यहाँ अटकेगी क्या? देखिए, उसमें कोई डाउट नहीं है और पूरे देश को मालूम है कि सामाजिक न्याय के सबसे बड़े चित्र मसीहा कहें या नेता कहें वो लालू यादव हैं, और ये भी सही बात है। और पर गुंडा राज की तस्वीर भी सामने आ जाती है। देखिए, गुंडा राज और जंगल राज कहते हैं उसको। हाँ, जंगल राज। अगर बिहार को जंगल राज कहेंगे तो 2002 को देखा जाए तब तो गुजरात दंगा राज है। अगर उस आधार पे पैमाना तय होता है, अगर केवल क्राइम रिकॉर्ड पे देखें तो उस समय भी बिहार से कई राज्यों में ज़्यादा क्राइम थे। हम लोगों ने कई बार इस चीज़ को दिखाया। मामला ये है कि जो लोग अभी तक झुके नहीं भाजपा के राजनीति के सामने, उसमें सबसे आगे लालू जी हैं। और जहाँ तक हमारे बहुत सीनियर सहयोगी हैं, केसी त्यागी जी कांग्रेस के विषय में ऐसे शब्द बोल रहे हैं, 2015 में जो उनको 101 सीट मिली उसमें कांग्रेस का योगदान था, नहीं तो 2014 के आधार पे तो उनके 46 असेंबली ही कंस्टिट्यूंसी उनका क्लेम बनता था। इसलिए कांग्रेस को कहने के बजाय अपने राजनीति के विषय में कहना चाहिए कि वो क्या मजबूरी है कि बार बार बदलते हैं और उन चीज़ों को भी नहीं कह पाते हैं वो जरूरी है। सामाजिक न्याय लालू जी के अलावा कोई नहीं किया बिहार में। जो लोग बैठ नहीं सकते थे किसी के सामने, वो बैठ के बात करें, और वही मजबूरी है कि भारतीय जनता पार्टी आज जो अध्यक्ष जिसको बनाई है वो आरजेडी जेडीयू से होते हुए भाजपा में गया है, और भाजपा में रूल है कि जो कंटिन्यूअस 10 साल नहीं रहेगा उसको अध्यक्ष नहीं बनाया। क्या मजबूरी है कि उन्होंने सम्राट चौधरी को डिप्टी सीएम तक बना दिया? ऐसे में संजय, दरअसल जो ये कास्ट कॉम्बिनेशन, इसकी तो हमने चर्चा की, लेकिन गठबंधन की मजबूती, समन्वय किसमें ज्यादा है वो भी तय करेगा ना चुनावी नतीजे क्या आते हैं। उस मामले में एनडीए और इंडिया का कंपैरिजन आप कैसे करते हैं? देखिए, अगर बिहार के मामले में देखें तो मुझे नहीं लगता है कि बहुत फर्क दिखाई पड़ता है कि गठबंधन के अंदर में उनकी गांठ, चाहे इंडिया के विभिन्न पार्टियों के बीच में गांठ और एनडीए के विभिन्न पार्टियों के बीच में गांठ एक ही जैसी है। अगर मजबूत कहें तो मजबूत है, कमजोर कहें तो कमजोर है, दोनों में कोई अंतर दिखाई नहीं पड़ता। हाँ, अंतर कहाँ है? आरजेडी के फुटप्रिंट्स क्या इतने हैं कि वो 30 सीटों पर उम्मीदवार मजबूती से उतार पाए? अब सवाल ये भी है एक। हाँ, अब देखिए, मजबूती किसको कहते हैं, सवाल ये है। उतार तो जरूर पाएंगे, मुझे लगता है पुरानी पार्टी है, 15 साल उनका शासन रहा है बिहार में, तो ऐसा नहीं है कि उन्हें 30 अच्छे उम्मीदवार नहीं मिलेंगे उतारने के लिए, उतारेंगे जरूर। मजबूती से चुनाव लड़ेंगे, अब जीतेंगे कितना वो तो समय बताएगा। और यहाँ पर पलटकर ये सवाल बीजेपी के सामने भी मुंह बाए खड़ा होगा क्या? एक अंतर कलह भी होती है, और आप यूपी बिहार की राजनीति से वाकिफ हैं, वहाँ पर अंदर खाने भी बहुत सारे खेल चलते हैं। 32 लोगों को तैयार कर दिया गया था कि जाइए कॉन्स्टिट्यूएंसी में काम करिए, 6-6, 7-7 महीने से लोग लगे हुए थे, अब 16 पर ही उम्मीदवार उतरेंगे, तो ये भी एक कोई कष्ट दे सकता है, चिंता दे सकता है? मुझे लगता नहीं। अगर विधानसभा का चुनाव होता तो निश्चित रूप से होता। लोकसभा का चुनाव है, उसमें सीमेंटिंग फोर्स का काम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो व्यक्तित्व है, उनकी जो साख है, विश्वसनीयता है, वो है। तो ये चुनाव 19 का भी चुनाव उन्हीं का था, ये भी चुनाव उन्हीं का है। उस जो सफलता 19 में मिली थी उसमें सबसे बड़ी भूमिका उनकी थी, इस चुनाव में भी होगी। लेकिन मैं विनोद जी की बात से सहमत हूँ कि नीतीश कुमार अपनी राजनीतिक प्रासंगिकता खोते जा रहे हैं। जिस तरह के नैतिक आचरण की, राजनीतिक नैतिक आचरण की उनसे उम्मीद थी, उस तरह का आचरण बीजेपी से उम्मीद नहीं है। नहीं, बीजेपी नैतिकता के घोड़े पे ही सवार है। नहीं, बिल्कुल नहीं है। हाँ। ये मैंने बिल्कुल नहीं कहा। हाँ। ना ऐसा कोई दावा कर रहा हूँ। हाँ। बीजेपी से नैतिकता की उम्मीद नहीं थी, नीतीश कुमार से थी। जिस तरह की उनकी राजनीति थी। युवाओं का जो फैक्टर है वो कितना बड़ा फैक्टर होने वाला है? देखिए, फर्स्ट टाइम वोटर्स भी हैं बहुत सारे, और 18 से 24 वाला, और उसको टारगेट करने की तेजस्वी और राहुल गांधी लगातार कोशिश कर रहे हैं। युवा न्याय, वो 5 गारंटी, आप अप्रेंटिसशिप कर रहे हैं, 8,500 रुपये देंगे। क्या युवा फैक्टर को हमें अंडरलाइन करते रहना पड़ेगा अगले 2 महीने दिबांग?
जरूर अंडरलाइन करना पड़ेगा, लेकिन मैं थोड़ा इससे आपसे डिफर करता हूँ। मेरे ख्याल से अब राहुल गांधी को युवा की श्रेणी में न डालें। हमारे पास तेजस्वी जैसे लोग हैं, जरूर एक आध युवा और होंगे मेरे अगल बगल जो इससे असहमत होंगे, उसकी मुझे युवा मानना चाहते हैं। जी, पर मैं अपनी बात पूरी कर लूं। 2 साल बड़े पर मैं अपनी बात कर हम उसी उम्र के हैं, तो हम तो युवा हैं। चलिए मैं अपनी बात पूरी कर लूं। मैं ये कह रहा हूं कि जिस तरह से तेजस्वी यादव युवा हैं वो उससे जुड़ते हैं, और दूसरा युवाओं में ये जो एक बात ला रहे हैं कि एमवाई पर ज़्यादा, यादव ज़्यादा आइडेंटिटी पर नहीं है, वो आइडेंटिटी को क्रॉस करना चाहते हैं और युवा होते हुए वो उसमें मदद करता है। दूसरा जो वो मुद्दा उठा रहे हैं वो भी युवाओं का है, बेरोजगारी का मुद्दा उठा रहे हैं सबसे ज्यादा जोर शोर से। आप देखिए जब लालू यादव जब प्रचार किया करते थे तो बेरोजगारी वगैरह इस तरह के मुद्दे उतने नहीं आते थे, एमवाई पर पूरा चुनाव चलता था, एमवाई के इर्द गिर्द लामबंद किया जाता था लोगों को। अब ऐसा नहीं हो रहा है। एक जो बदलाव दिखाई दे रहा है आरजेडी में वो साफ दिखाई दे रहा है, उसका उनको लाभ भी होता हुआ दिखाई दे रहा है। लाभ भी होता दिखाई देगा। युवाओं के अलावा हम आधी आबादी को कैसे भूल सकते हैं, और महिलाओं में ना सिर्फ प्रधानमंत्री मोदी बल्कि नीतीश कुमार का भी अच्छा खासा ट्रैक्शन है। 2010 में जो उन्होंने अप्रत्याशित बहुमत हासिल की थी, वो जो कन्याओं के लिए काम किए थे उसके बाद बहुत कम किए, पर वो रिमेम्बरेंस अभी बाकी है क्या? 32 सीटें एनडीए की, 8 सीटें इंडिया के पास जाती दिख रही हैं, लेकिन आधी आबादी का रुख रवैया क्या दिखाई दिया आपको अपने सर्वे में? प्रधानमंत्री मोदी का एक करिश्मा है इस आबादी में, एक ट्रैक्शन नीतीश कुमार की भी है। ये कमजोर कड़ी है क्या तेजस्वी के लिए, इंडिया के लिए? मेरे ख्याल से ये एक कमजोर कड़ी जरूर है, क्योंकि नीतीश कुमार जी पिछले करीब 25 साल से खास तौर पर महिलाओं का बड़ा हिस्सा वोटर्स का अपने साथ में ले जाने में कामयाब हुए हैं। उसमें वो प्रोहिबिशन भी एक काम कर उसमें रही है, भी हालांकि वो इम्प्लीमेंट हो नहीं पाई। खास तौर पे प्राइम मिनिस्टर मोदी और नीतीश कुमार, इन दोनों के कॉम्बिनेशन के लिए महिलाओं का ज्यादा बड़ा स्विंग है, इसको कहने में कोई गुरेज नहीं। लेकिन युवाओं की जब आप बात कर रहे थे तो यहाँ पर एक चीज बहुत इंटरेस्टिंग है। एबीपी के दर्शकों को याद होगा कि जिस समय बिहार के विधानसभा चुनाव हो रहे थे, अंत के 6 हफ्तों में हमारे ट्रैकर में जब बार बार अनएम्प्लॉयमेंट, बेरोजगारी का मुद्दा आ रहा था और तेजस्वी ने मुद्दा उठाना शुरू किया, लगभग हर हफ्ते 1% उनकी लीड बढ़ रही थी। और मैं आज भी मानता हूं अगर 70 सीटें कांग्रेस के लिए तेजस्वी यादव ने नहीं छोड़ी होती तो वो इस समय बिहार के मुख्यमंत्री होते। तो अभी मुद्दे तो तश्तरी पर सजे हैं, किस मुद्दे की गूंज होगी, क्या ये आंकड़े थोड़े बहुत बदल भी सकते हैं, ये आने वाला वक्त तो बताएगा।